हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम पढ़ेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव एंड इक्लेक्टिव अप्रोचेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम मीनिंग जान लेते हैं काउंसलिंग का कि काउंसलिंग क्या होती है। तो काउंसलिंग, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कौन देता है, तो एक ट्रेंड प्रोफेशनल देता है। किसको? कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई ग्रुप भी हो सकता है जो कि किसी पर्सनल प्रॉब्लम से, इमोशनल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील कर रहा है। इसका एम होता है, वो होता है कि आपने लोगों को अवेयर करवाना है, उनको एनकरेज करना है कि वो अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को, बिहेवियर को एक्सप्लोर करें और जो भी वो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, उससे कैसे उनको कोप करना है, उसकी स्ट्रेटेजीज उनको बताएं और मतलब ओवरऑल उनको अपनी वेलबींग को कैसे इंप्रूव करना है, ये उनको बताया जाता है। तो कार्ल रॉजर्स के अकॉर्डिंग काउंसलिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो कि काउंसलर क्लाइंट की ग्रोथ करवाने के लिए वेरियस वेज यूज करता है, जो कि क्लाइंट खुद से कभी भी अचीव नहीं कर सकता वो ग्रोथ। ठीक है, तो काउंसलिंग इज अ प्रोसेस इन विच द काउंसलर फैसिलिटेट्स द क्लाइंट्स ग्रोथ इन वेज विच द क्लाइंट कैन नॉट अचीव बाय हिमसेल्फ। देन रथ स्ट्रैंग क्या बोलते हैं कि काउंसलिंग जो है वो एक फेस टू फेस रिलेशनशिप है, जिसमें कि काउंसलर और काउंसली दोनों की ग्रोथ हो रही है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे मेन, इसमें जो है वो है दैट इज अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग। तो हमने बताया कि 3 अप्रोचेस है काउंसलिंग की। एक तो डायरेक्टिव अप्रोच है, दूसरी नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है और तीसरी इक्लेक्टिव अप्रोच है। तो एक-एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है डायरेक्टिव अप्रोच। तो डायरेक्टिव अप्रोच क्या होती है देखेंगे। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग भी इसको कहा जाता है। इसमें जो काउंसलर होता है ना, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो करता है। पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, फिर आपको मैं जो यहाँ लिखा है इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो इसमें क्या होता है डायरेक्टिव काउंसलिंग में, जो भी आपका काउंसलर है ना, उसका एक्टिव रोल होता है। ठीक है? वो क्या करेगा, पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस को एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज़ करेगा। जो भी काउंसलर है, वो इंडिविजुअल को क्या करेगा, एडवाइस प्रोवाइड करेगा, उसको सजेशंस देगा, उसको सॉल्यूशन बताएगा कि कैसे उसको जो है अपनी इश्यू को सॉल्व करना है। ये अप्रोच जो है तब यूज़ की जाती है, जब किसी क्लाइंट को जो है एक क्लियर गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है? मुझे अगर कोई दिक्कत है, मतलब मुझे पता है मुझे क्या प्रॉब्लम है और मुझे उसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो क्या चाहिए, गाइडेंस चाहिए। तो मैं तब जो है वो डायरेक्टिव काउंसलिंग या डायरेक्टिव अप्रोच की तरफ को जाऊँगी। इसमें चलिए देख लेते हैं क्या है। In this approach, the counselor takes an active and structured role in guiding the counseling process. They provide specific advice, suggestions, and solutions to help the client address their issues. This approach can be useful when clients need clear guidance and practical strategies to manage their problems. क्लियर? अब इसके बाद कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डायरेक्टिव अप्रोच के। देखो, सबसे पहला तो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि स्ट्रक्चर्ड होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। तो जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है ना, क्योंकि ये क्या है, काउंसलर सब कुछ मेन एक्टिव रोल प्ले कर रहा है उसका, तो जो काउंसलर है ना, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में इस प्रोसेस को डिजाइन करेगा। मतलब कि क्या, कैसे, कब करना है, काउंसलर सब डिसाइड करेगा और एक गोल डिसाइड करेगा कि एट लास्ट जो है उसको ये, इस काउंसलिंग के थ्रू ये गोल जो है वो अचीव करना है। तो इसीलिए डायरेक्टिव काउंसलिंग जो होती है वो कैसी होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है और स्पेसिफिक गोल्स के ऊपर क्या होती है, बेस्ड होती है। जो काउंसलर होता है वो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उस सेशन के, वो डिसाइड करता है, सेट करता है और फिर उस हिसाब से जो है पूरा का पूरा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसको प्लान करता है, ताकि उस गोल को जो है वो अचीव किया जा सके, जो भी उसने सेट किया है। Clear? So, directive counseling sessions are often structured and focused on achieving specific goals. The counselor set clear objectives for each session and works with the client to develop a plan to achieve those goals. सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व ही तो कर रहे हैं हम वहाँ पे इंडिविजुअल की। तो जो काउंसलर है ना, वो एक्टिवली एंगेज है। एक्टिवली एंगेज का मतलब क्या हुआ कि मेन रोल जो है ना यहाँ पे काउंसलिंग में, वो काउंसलर प्ले कर रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्लाइंट के साथ में। वो उसको प्रैक्टिकल एडवाइसेस बता रहा है, वो उसको स्किल्स बता रहा है कि कैसे उसको जो है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कोप करना है। वो उसको स्ट्रैटेजीज़ सजेस्ट कर रहा है कि कैसे अगर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन उसको फेस करनी पड़े, तो उसको कैसे उसको मैनेज करना है। तो यहाँ पर जो आपका काउंसलर है ना, उसकी क्या हो रही है, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। उसके बाद है एक्सपर्टीज़ एंड एडवाइस। जो ये डायरेक्टिव अप्रोच होती है, इसमें जो काउंसलर है उसको एज़ एक्सपर्ट देखा जाता है, जो कि क्या कर रहा है, अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उस इंडिविजुअल को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है? तो एक्सपर्टीज़ एंड एडवाइस हो गया यहाँ पर। उसके बाद है एक्टिव डायरेक्शन। तो एक्टिव डायरेक्शन क्या बोलता है, द काउंसलर टेक्स द लीड इन गाइडिंग द कन्वर्सेशन एंड एड्रेसिंग। क्योंकि यहाँ पर जो काउंसलर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, कन्वर्सेशन को भी वही स्टार्ट स्टार्ट करेगा, कन्वर्सेशन को गाइड भी वही करेगा। जो भी क्लाइंट के इश्यूज़ हैं, ठीक है? उनको भी वही एड्रेस करेगा। वो क्या करता रहेगा, काउंसलर जो है वो काउंसली से क्वेश्चन्स, डायरेक्ट क्वेश्चन्स पूछता रहेगा, उसको सजेशंस देता रहेगा, उसको स्पेसिफिक एक्शंस जो है वो रिकमेंड करता रहेगा कि क्या उसको करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरह से वो एक्टिव डायरेक्शंस जो है वो देता रहेगा। अभी तक हमने 4 पढ़े, क्या पढ़ा? देखो, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्ड है, गोल ओरिएंटेड है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्पफुल है, एक्सपर्टीज़ और एडवाइस, मतलब कि काउंसलर यहाँ पे खुद कैसे एक्ट कर रहा है, एक एक्सपर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर वो क्या कर रहा है, गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहा है। और
फिर हमने पढ़ा एक्टिव डायरेक्शंस कि जो भी कन्वर्सेशन है या क्लाइंट का कंसर्न है, उसको एड्रेस करने का काम है, उसको कौन लीड कर रहा है? काउंसलर ही लीड कर रहा है। वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है, सजेशंस दे रहा है, रिकमेंडेशंस दे रहा है उनको कि कौन से एक्शंस उनको करने हैं या लेने हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशंस। स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशंस का मतलब है कि जो काउंसलर है, वो स्ट्रक्चर्ड टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करेगा, मेथड यूज़ करेगा, ठीक है? ये इंटरवेंशंस जो होती हैं, वो कुछ बिहेवियरल एक्सरसाइज़ेज़ हो सकती हैं, रोल प्ले हो सकता है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है, या गोल सेटिंग एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकता है। इन शॉर्ट मैं बताऊँ तो डायरेक्टिव काउंसलर जो होता है ना, वहाँ पर वो क्या कर रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में उसने ऐसे कुछ मेथड्स, ऐसी टेक्निक्स डिज़ाइन करी हैं, जिसके थ्रू वो बच्चे को क्या कर रहा है, या जो भी इंडिविजुअल है उसको गाइड कर रहा है, उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। ये जो भी मेथड्स हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई बिहेवियर को बदलने वाली एक्सरसाइज़ेज़ हो सकती हैं, रोल प्ले हो सकता है, जो भी उसका कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरेशन है, वो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देन टीचिंग स्किल्स, काउंसलर जो होता है वो क्लाइंट को या जो भी इंडिविजुअल है, उसको प्रैक्टिकल स्किल्स बताता है कि कैसे अपने इमोशंस को उन्होंने मैनेज करना है, कैसे अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है? और जो भी उनकी लाइफ स्किल्स है ना रेलेवेंट, वो उनको कैसे इम्प्रूव करनी है। तो टीचिंग स्किल्स मतलब इस तरह की स्किल्स भी जो है वो डायरेक्टिव काउंसलर जो है वो प्रोवाइड करवाता है। अब बात करते हैं कि कब डायरेक्टिव अप्रोच जो है वो यूज़फुल होती है, मतलब कब हमें जो है वो डायरेक्टिव अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। तो जब कभी भी कोई इंडिविजुअल है, उसको क्लियर सॉल्यूशन चाहिए, क्लियर गाइडेंस चाहिए और इमीडिएट स्ट्रैटेजी चाहिए अपने इश्यू को सॉल्व करने के लिए। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मुझे पता है मैं किस प्रॉब्लम से फेस कर रही हूँ और इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तब मैं डायरेक्टिव अप्रोच के लिए जो है वो जाऊँगी। और साथ में कोई भी स्पेसिफिक चैलेंज है, पर्सन जो है उससे अगर स्ट्रगल कर रहा है, जैसे कोई एंग्जायटी है, कम्युनिकेशन डिफिकल्टी है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में जो है हम डायरेक्टिव अप्रोच को यूज़ करेंगे। सो देख लेते हैं क्या है इसमें। द डायरेक्टिव अप्रोच इज़ पार्टिकुलरली यूज़फुल इन सिचुएशंस वेयर क्लाइंट्स आर लुकिंग फॉर क्लियर सॉल्यूशंस, गाइडेंस एंड इमीडिएट स्ट्रेटजीज टू मैनेज देयर इश्यू। कैसी सिचुएशन में यूज़ करेंगे हम डायरेक्टिव अप्रोच को? जहाँ पर क्लाइंट जो है वो क्लियर सॉल्यूशन चाहता है, क्लियर गाइडेंस चाहता है और इमीडिएट स्ट्रैटेजीज़ चाहता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। It can be effective for clients who are struggling with specific challenges such as anxiety management, communication difficulties, decision making and goal achievement. ये किस तरह के क्लाइंट्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है? ऐसे इंडिविजुअल जो कि कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक चैलेंजेस से सफ़र कर रहे हो या स्ट्रगल कर रहे हो। जैसे एंग्जायटी है, कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, गोल नहीं पूरा कर पा रहे हैं जो उन्होंने सोचा है, तब जो है वो इस तरह का डायरेक्टिव अप्रोच जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप किसी इंडिविजुअल को डायरेक्टिव अप्रोच कर रहे हो, डायरेक्टिव काउंसलिंग दे रहे हो, तो आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वो क्या है देखिए। While the directive approach can provide practical solutions, it may not address underlying emotional or psychological issues as deeply as other approaches. जब हम डायरेक्टिव अप्रोच किसी को देते हैं, तो क्योंकि हम डायरेक्टिव में क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उसको प्रैक्टिकली सॉल्यूशन दे रहे हैं उसकी प्रॉब्लम का, तो हम उसकी जो भी इमोशनल इश्यूज हैं, उसके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं ना, उनको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि जो बाकी के दो है ना, जो नॉन डायरेक्टिव है और एक्लेक्टिक है, वो अप्रोचेस जितना इमोशनली और साइकोलॉजिकली इश्यूज को सॉल्व करती हैं, उतना डायरेक्टिव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट ही बच्चे को जो है, या इंडिविजुअल को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट बोलता है क्लाइंट विद अ प्रेफरेंस फॉर एक्सप्लोरिंग देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स एट अ डीपर लेवल माइट फाइंड द डायरेक्टिव अप्रोच लेस सुटेबल। ऐसा इंडिविजुअल जो कि अपनी थॉट्स को डीपली जानना चाहता है, जो अपनी फीलिंग्स को समझना चाहता है, ऐसे इंडिविजुअल को जो है डायरेक्टिव अप्रोच बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हम उस वाली कॉन्सेप्ट पे जा ही नहीं रहे हैं, तो उसको वहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली फील्ड पे कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो इमोशनल साइकोलॉजिकल पे, तो ये ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए बिल्कुल भी क्या है, रिकमेंडेड नहीं होती है। फिर अ बैलेंस मस्ट बी मेंटेन्ड बिटवीन ऑफरिंग गाइडेंस एंड रिस्पेक्टिंग द क्लाइंट्स ऑटोनॉमी। अब बोलता है कि जब हम किसी को गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, उस दौरान हमने क्लाइंट की ऑटोनॉमी की भी क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है और एक बैलेंस बना के रखना है। जब हम किसी को गाइडेंस दे रहे हैं ना, तो हमें पहले सामने वाले की विल भी देखनी है कि वो जो भी हम गाइडेंस उसको दे रहे हैं, क्या वो उसमें एग्री कर रहा है, या उसका डिसीजन है, चॉइस है वो चीज़ करने की या नहीं है। तो रिस्पेक्ट करनी है हमने क्लाइंट की ऑटोनॉमी की, ये तो हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है। और काउंसलर को अवॉइड करना है, ज़्यादा ओवरली प्रिस्क्रिप्टिव नहीं बनना है। ओवरली प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं बनना है, कि अपनी ऐसी ही एडवाइसेज़ दिए जा रहे हो आप, जो कि शायद आगे जो काउंसली है वो लेना ना चाहता हो, ठीक है? तो अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि जो काउंसलिंग की अप्रोच है ना, वो क्लाइंट की नीड्स और प्रेफरेंसेस के बेस्ड पे होनी चाहिए। उसके हिसाब से हम जो है इस अप्रोच को देखेंगे कि अगर उसको ये सूटेबल है, तभी हम उसको डायरेक्टिव अप्रोच देंगे। अब एडवांटेजेस क्या है, देखो इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। जो भी इंडिविजुअल है उसको एकदम से कंक्रीट और क्लियर सॉल्यूशन मिल रहा है अपनी प्रॉब्लम का। जो भी उसकी कंसर्न्स हैं उसको मैनेज करने के लिए उसको स्ट्रैटेजीज मिल रही हैं, एकदम इमीडिएट रिलीफ और पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है उसको। एक तो ये एडवांटेज है। दूसरी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस का मतलब है कि क्या है, क्लाइंट को
पूरी सेंस ऑफ क्लैरिटी है, डायरेक्शन है, उसको पता है कि इसके बाद जो है प्रोसेस में क्या होएगा, क्या होएगा, क्या होएगा, ठीक है? तो जो एक अनसर्टेनिटी की फीलिंग होती है ना, वो इसमें कम होती है कि जो आपका क्लाइंट है उसको पता ही नहीं है कि अब आगे जो है उसके साथ में क्या होने वाला है। क्योंकि जो काउंसलर है उसने एक स्ट्रक्चर्ड वे में ये प्रोसेस बनाई हुई है, तो जो भी इंडिविजुअल जिसको काउंसलिंग मिल रही है, उसको सब पहले से पता होगा कि हमारे काउंसलर ने हमारे लिए क्या-क्या प्लान करके रखा है। फिर एक्शन ओरिएंटेड है कि जो भी हमने गोल अचीव करना है, ठीक है? हम उसके लिए पर्टिकुलर एक्शंस जो हैं, स्टेप्स जो हैं वो लेंगे, ठीक है? ये जो अप्रोच होती है, ये क्लाइंट को एनकरेज करती है, जो भी उसका गोल है उसको अचीव करने के लिए उसको क्या एक्शंस लेने हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं और प्रमोट करता है सेंस ऑफ एम्पावरमेंट और प्रोग्रेस। तो एक एक्शन ओरिएंटेड या फिर आप कह सकते हो गोल ओरिएंटेड होता है। अब हम बात करते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो क्या होती है। तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो होती है वो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी हम इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं काउंसलिंग की प्रोसेस हो रही है उसमें हम क्लाइंट को सेंटर मान के चल रहे होते हैं। इसमें हम जो भी क्लाइंट है उसको एक सेफ और एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर कि वो बिल्कुल फ्री फील करेगा अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, एक्सप्लोर करने में। इसमें जो काउंसलर होता है, वो डायरेक्ट एडवाइस नहीं देता है कि ये आपकी प्रॉब्लम है, ये लो जी इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन ये है, ऐसे डील कर लो। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी। काउंसलर यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट एडवाइस नहीं देगा बल्कि जो भी इंडिविजुअल है, जो भी काउंसली है, उसकी क्या करना है आपने, उसकी प्रॉब्लम को एक्टिवली सुनना है, उसको एम्पैथी शो करनी है, उसको रिफ्लेक्शन शो करनी है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि उसको उसकी जो इनर सेल्फ है, इनर कॉन्शियस के बारे में उसको बताना है अपने बारे में, उसको जानने के लिए कहना है। तो हम देख लेते हैं क्या है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी places the client at the center of the process. The counselor creates a safe and empathetic environment where the client feels free to explore their thoughts and feelings. The counselor refrains from giving direct advices and instead focuses on active listening, empathy, and reflection. The goal is to help the client gain insight and make their own decision. तो यहाँ पर जो गोल है हमारा इस नॉन डायरेक्टिव अप्रोच का वो ये है कि हमने क्लाइंट को एनकरेज करना है कि वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ, खुद का जो इनसाइट है, उसको गेन करे, खुद के बारे में जाने और फिर जब वो अपने बारे में खुद जानेगा ना अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को, तो वो अपने डिसीजंस फिर खुद लेगा। उसको फिर आप नहीं बताओगे कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखो क्लाइंट सेंटर्ड फोकस है, मैंने तो ये पहले ही बता दिया है कि जो भी आपकी अप्रोच है वो सारी किसके ऊपर बेस्ड होगी, क्लाइंट का क्या एक्सपीरियंस है, क्या उसकी फीलिंग्स है, क्या उसका पर्सपेक्टिव है, उसके बेस पर होगी। फिर एम्पैथी एंड एक्टिव लिसनिंग मैंने जैसे कि बताया कि आपने क्या करना है इसमें एक्टिवली लिसन करना है, एम्पैथेटिकली चीज़ों को सोचना है और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट और सेफ एनवायरनमेंट जो है वो इंडिविजुअल के लिए बनाना है। देन रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्सेज का मतलब है कि जो इंडिविजुअल है उसको आपने जो है डायरेक्ट जो एडवाइसेज़ हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो ना देकर उसको रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्सेज़ देने हैं। ये जो रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्सेज़ हैं ना, ये क्या है, उस क्लाइंट्स की ही फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं और उसको एनकरेज करना है कि वो और एक्सप्लोर करे खुद को और जाने, जिसके थ्रू वो अपने डिसीजंस खुद लेगा। देन नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट क्योंकि क्लाइंट सेंटर्ड है, क्लाइंट ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमने ऐसा एनवायरनमेंट कॉज़ करना है जिसमें कि वो ऐसा ना सोचे कि मुझे जो ये काउंसलर है, ये मेरी बातों को सुन के मुझे जज करेगा। तो वो कैसा होना चाहिए? नॉन जजमेंटल होना चाहिए और एक्सेप्टिंग नेचर होना चाहिए। आपने जो भी क्लाइंट बोल रहा है, उसको आपने एक्सेप्ट करना है बिना किसी क्रिटिसिज़्म के। ताकि जब इस तरह का फ्रेंडली और ओपन एनवायरनमेंट आप उस इंडिविजुअल को दोगे ना, तो वो बिना किसी डर के और क्रिटिसिज़्म के जो है, वो आपके साथ में सारी चीज़ें ओपनली शेयर करेगा। फिर है क्लाइंट ऑटोनॉमी, तो बहुत बार हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आपने अपने डिसीजंस जो है वो थोपने नहीं है इंडिविजुअल के ऊपर, आपने क्लाइंट की जो भी डिसीजंस हैं, जो भी उसकी चॉइसेस हैं, उसको एक्नॉलेज करना है। उसके बाद है अनकवर इनसाइट, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है? चाइल्ड अपने इमोशंस को, बिहेवियर को, ठीक है, जानेगा। उसके बाद सपोर्टिंग सेल्फ डिस्कवरी ये है कि खुद से अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा, जब वो अपने आप को क्या करेगा, सेल्फ आइडेंटिफाई कर लेगा, उसके बाद वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद आइडेंटिफाई करेगा और उसके सॉल्यूशंस भी फिर खुद ही ढूँढेगा। आपने बस उसको थोड़ा बहुत फैसिलिटेट करवाना है, बाकी का काम जो है वो क्लाइंट खुद करेगा। तो ये हो गया आपका क्या नॉन डायरेक्टिव अप्रोच। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, कहाँ पे इसको अप्लाई करना है? एक तो है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को डीपर लेवल पे एक्सप्लोर करना चाहता है, तब जो है वो नॉन डायरेक्टिव अप्रोच जो है वो यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज़ एम्बिग्विटी एंड अनसर्टेनिटी। इट कैन बी इफेक्टिव फॉर क्लाइंट्स डीलिंग विद एम्बिग्विटी, अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्स इमोशंस दैट रिक्वायर केयरफुल एक्सप्लोरेशन। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसी चीज़ों से, ऐसी दुविधा से जूझ रहा है, जिसका उसको लग रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको क्या डील कैसे डील करना है इसमें, ठीक है? तो आप वहाँ पर उसको थोड़ा-सा पुश दे सकते हो, उसको थोड़ा-सा उसको एक्सप्लोर करने में क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, ताकि वो अपनी इस प्रॉब्लम के साथ खुद ही डील कर सके, ठीक है? जहाँ पे उसको पूरा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हेल्प की, बस वो थोड़ा-सा एक्सप्लोरेशन चाहता है, तो आप उसको थोड़ा-सा हेल्प प्रोवाइड करवा सकते हो, जिसके थ्रू वो अपने आप को खुद जो है उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। अब जो नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो एम्पावरमेंट।
एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि जो क्लाइंट है या जो इंडिविजुअल है, वो कैसा फ़ील करेगा? एम्पावर्ड फ़ील करेगा और अपनी खुद की जो थॉट्स हैं, अपनी खुद के कंट्रोल में फ़ील करेगा अपने आप को। मतलब कि उसको लगेगा कि जो मेरी पूरी थेरेप्यूटिक जर्नी है, ये तो भई मेरे ही हाथ में है, मेरे ही कंट्रोल में है। क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जान रहा है, अपनी पर्सनल ग्रोथ कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद आइडेंटिफ़ाई कर रहा है, उसके साथ डील करने में हेल्प कर रहा है। तो काउंसलर तो उसको बहुत मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, बाकी तो वो अपने आप ही सब कुछ कर रहा है। फिर है होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। तो जो नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है, वो इंडिविजुअल की होलिस्टिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है। देखो रिपीटेड चीज़ें हैं इसमें सेम है ना, बार-बार मैं एक ही चीज़ कहूँगी तो आप बोलोगे कि बार-बार ही मैम एक ही बात बोल रहे हैं, ठीक है? तो लेकिन ये है ही सारी इंटरलिंक्ड है एक-दूसरे के साथ में। अब होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग से भी हम यही बोलेंगे कि जब इंडिविजुअल अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस सब चीज़ों को जानेगा, तो उसकी क्या होगी? उसको अपनी पूरी ए टू ज़ेड हिस्ट्री पता होगी, कहाँ पे उसको बेटर करना है, कहाँ उसकी कमियाँ हैं। तो इस तरह से उसकी होलिस्टिक क्या हो रही है? अंडरस्टैंडिंग हो रही है, अपने आप को वो पूरा जान रहा है, क्या है और क्या उसके नीड्स हैं, कैसा वो पर्सन है, सब कुछ। रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर हम जो पहले हमने जो डायरेक्टिव अप्रोच पढ़ी, वहाँ पे हमने सिर्फ़ काउंसलर को कहा था कि काउंसलर जो है ना, वो सेंटर में है। तो वो अपने आप डायरेक्टली क्या दे रहा है सॉल्यूशंस लोगों को जो है वो इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो नॉन डायरेक्टिव है क्योंकि इसमें क्लाइंट सेंटर में है, तो यहाँ पर उसकी ऑटोनॉमी को हमने क्या करके रखा है, रिस्पेक्ट करके रखा है। मतलब कि वो अपने आप अपने डिसीजंस ले सकता है, उसकी चॉइसेस चूज़ कर सकता है। तो ये आ जाएगा इसका एक एडवांटेज। अब लिमिटेशंस क्या है इसकी? लिमिटेशंस ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। जो भी पर्सन है देखो क्योंकि वो खुद की सेल्फ डिस्कवरी कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम से वो क्या करेगा खुद को सेल्फ आइडेंटिफाई कर लेगा। तो एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है ये, बहुत टाइम लग सकता है इंडिविजुअल को अपने आप को जानने में, फिर अपनी प्रॉब्लम को जानने में, फिर उसके लिए सॉल्यूशन ढूँढने में। तो ये जितना डायरेक्टिव अप्रोच थी आपको एकदम से क्विक रेमेडी प्रोवाइड करवाने वाली, जो ये अप्रोच है नॉन डायरेक्टिव ये वैसी नहीं है। उसके बाद है लिमिटेड स्ट्रक्चर। लिमिटेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उतना अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में जो काउंसलिंग है वो नहीं मिलती, गाइडेंस नहीं मिल पाती प्रॉपर तरीके से। तो ये जो अप्रोच है ना वो ज़्यादा प्रेफ़रेबल नहीं होती है। ये अप्रोच सिर्फ़ वही लोग कर सकते हैं जिनको बहुत थोड़ी-सी काउंसलिंग की ज़रूरत है, जिनको बस थोड़ा हल्का-फुल्का सपोर्ट चाहिए काउंसलर से और बाकी वो खुद कर लेंगे। लेकिन नॉन डायरेक्टिव जो होती है वो उनके लिए होती है जिनको अपना खुद का कोई समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है। तो देन काउंसलर जो है उनको एक पूरी एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में उनको स्ट्रक्चर्ड वे में गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इसका लिमिटेड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्लेक्टिक काउंसलिंग की। एक्लेक्टिक काउंसलिंग क्या होती है? The eclectic approach involves drawing techniques and strategies from various counseling theories and integrating them to meet the specific needs of the client. तो eclectic approach में हम कुछ टेक्निक्स, कुछ स्ट्रेटजीज डिसाइड करते हैं इंडिविजुअल को कि हमने कौन सी टेक्निक से इसको काउंसिल करना है या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है। और ये जो टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज है ये हम अलग अलग वेरियस काउंसलिंग थ्योरीज से लेके आते हैं, फिर उनको इंटीग्रेट करते हैं एंड देन क्लाइंट की जो भी स्पेसिफिक नीड्स हैं उनको पूरा करते हैं। थेरापिस्ट हु यूज दिस अप्रोच में कंबाइन एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट थेराप्यूटिक मेथड्स सच एज cognitive behavioral technique, साइकोडायनामिक इंसाइट एंड ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स। जो थेरेपिस्ट हैं वो इस अप्रोच को यूज़ करने के लिए डिफरेंट थेराप्यूटिक मेथड्स के एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। जैसे वो कुछ कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स यूज़ करेंगे, कुछ साइकोडायनामिक इंसाइट्स के एलिमेंट्स यूज़ करेंगे, कुछ ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स यूज़ करेंगे और सबको क्या कर देंगे देन कंबाइन कर देंगे। दिस अलाउज काउंसलर्स टू टेलर दियर अप्रोच टू ईच क्लाइंट्स यूनिक नीड। अब इसमें जो है एक्लेक्टिक अप्रोच जो है मेन आप ऐसा समझ लो कि इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर बेस्ड होती है। यहाँ पर ना कोई काउंसलर सेंटर में है ना तो क्लाइंट सेंटर में है, ठीक है? यहाँ पे मतलब कि काउंसलर क्लाइंट सेंटर में होने का मतलब है कि क्लाइंट खुद से नहीं अपने आप को काउंसिल कर रहा है। ठीक है? यहाँ पे काउंसलर है, लेकिन वो काउंसलर क्या कर रहा है, उस क्लाइंट की जितनी भी यूनिक नीड्स हैं, उसके हिसाब से पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस को जो है वो डिज़ाइन करेगा। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी देखो, इंटीग्रेशन ऑफ अप्रोचेज़। इंटीग्रेशन ऑफ अप्रोचेज़ मैंने बताया कि मल्टीपल थेराप्यूटिक मॉडल्स जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल, साइकोडायनामिक्स, ह्यूमनिस्टिक इस तरह के सारे अलग-अलग थेराप्यूटिक मॉडल्स जो हैं, आप इन अप्रोचेज़ को क्या करोगे, इनके एलिमेंट्स को क्या करोगे, कंबाइन करोगे और देन पर्सनलाइज़्ड और एक डायनामिक ट्रीटमेंट प्लान जो है वो करोगे उस इंडिविजुअल के लिए। फिर है क्लाइंट सेंटर्ड। अगेन क्योंकि हम यहाँ पर इंडिविजुअल की नीड्स, उसके इंटरेस्ट के बेस पर ही यहाँ पर उसको काउंसिल कर रहे हैं, तो ये भी क्या है एक क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है। देन कस्टमाइज़ेशन। कस्टमाइज़ेशन हुई यही कि जो भी क्लाइंट की यूनिक सिचुएशंस हैं, नीड्स हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनको कंसीडर करते हुए हम जो है उसके लिए क्या करेंगे, गाइडेंस डिज़ाइन करेंगे और प्रोवाइड करेंगे। देन होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है कि हर इंडिविजुअल जो होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज़ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है।
तो आप जब अलग-अलग तरह की टेक्निक्स यूज़ करोगे, तो आपको क्लाइंट के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स का भी पता चलेगा। आप उनको डिफरेंट इश्यूज़ जो भी हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो। उसके बाद है काउंसलर एक्सपर्टीज़। काउंसलर एक्सपर्टीज़ क्या है? जो काउंसलर एक्लेक्टिक अप्रोच यूज़ कर रहा है, उसको खुद को भी पहले तो वेरियस थेरेप्यूटिक थ्योरीज़ और टेक्निक्स की क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि कैसे जो है इन एलिमेंट्स को उसने अपनी अप्रोच में यूज़ करना है, तभी जो है वो एक्लेक्टिव अप्रोच को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकता है। देन अडैप्टेबिलिटी। अडैप्टेबिलिटी क्या बोलती है? द एक्लेक्टिव अप्रोच है ना, वो काउंसलर्स को अलाउ करेगी कि वो मेथड्स को टाइम टू टाइम जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे-जैसे वो मान लो कि किसी काउंसलर ने जो है एक पर्टिकुलर मिक्स करके उसने क्या किया है, अलग-अलग मॉडल्स से एलिमेंट्स उठाए और एक काउंसलिंग प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया। लेकिन जैसे-जैसे वो काउंसलिंग की प्रोसेस हुई, इंडिविजुअल ने अपने आप को जो है अनफोल्ड करना शुरू किया, तो उससे क्या हो उसको पता चलेगा कि जो भी उसने अप्रोच डिज़ाइन करी है ना, वो काम नहीं आ रही है। तो वो क्या कर सकता है अपनी उस अप्रोच को टाइम टू टाइम, उन टेक्निक्स को चेंज भी कर सकता है। उसके बाद है कि कब कौन जो है वो इस तरह की एक्लेक्टिव जो अप्रोच है इसको यूज़ करेंगे, है डाइवर्स नीड। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी क्या है डाइवर्स नीड्स हैं और वो चाहते हैं कि उनकी उन डाइवर्स नीड्स को क्या किया जाए, पूरा किया जाए। तो वो लोग जो हैं वो इसको करेंगे और जो कि पर्टिकुलर किसी थेरेप्यूटिक अप्रोच में फिट नहीं आते हैं ना, उनके लिए जो है ये कस्टमाइज़ेबल जो भी आपकी एक्लेक्टिव अप्रोच है, वो की जाती है। देन कॉम्प्लेक्स केसेस, जो भी इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स केसेस से सफ़र कर रहे हैं और जिनको बहुत सारे दिक्कतें हैं, मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हम इस तरह की कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? टेलर्ड सॉल्यूशन है, हाइली कस्टमाइज़्ड काउंसलिंग एक्सपीरियंस हम इंडिविजुअल को दे रहे हैं, उसकी प्रेफ़रेंस और उसके गोल के हिसाब से। होलिस्टिक केयर है, उसकी ओवरऑल होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए ये काउंसलिंग अप्रोच जो है वो डिज़ाइन की जाती है। वर्सेटैलिटी वर्सेटैलिटी है कि हम किसी भी टेक्नीक और किसी भी स मेथड पे जो है वो स्विच कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि एक मेथड जो है वो काम नहीं कर रहा है या जिस मेथड से हम काम कर रहे हैं वो हमें एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, तो हम उस मेथड को कभी भी जो है वो स्विच कर सकते हैं, अपनी चांस ऑफ सक्सेस को इंक्रीज़ करने के लिए। अब लिमिटेशन इसकी ये है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, क्योंकि हम वेरियस टेक्निक्स इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो एक थ्योरेटिकल कंसिस्टेंसी इसमें कहीं न कहीं कम होती है। उसके बाद काउंसलर स्किल। अब जो भी काउंसलर जो है इस एक्लेक्टिक स्किल को यूज़ कर रहा है, एक्लेक्टिक अप्रोच को यूज़ कर रहा है, सबसे पहले उसको तो मल्टीपल थेरेप्यूटिक थ्योरीज़ जो हैं, ये टेक्निक्स है, उसका नॉलेज होना चाहिए। जब तक उसको उसका डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो वो जो है इस टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने पढ़ा अप्रोचेज़ ऑफ काउंसलिंग। पहले हमने काउंसलिंग की डेफिनिशन पढ़ी, 2 साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन के बाद। फिर हमने डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इक्लेक्टिव अप्रोचेज़ के बारे में पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, क्या उसकी एडवांटेजेज़ हैं, क्या उसकी डिसएडवांटेजेज़ हैं, उनको पढ़ा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।